हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और जितना भी गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये सभी गेस प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। एक बार आप लोग जुड़ जाइएगा तो आपको लाइव क्लास का लिंक मिलेगा, लाइव टेस्ट का लिंक मिलेगा और पीडीएफ और नोट्स का लिंक मिलेगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य में तुलना कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य में तुलना करना है, यानी आपको अंतर लिखना है। तो एक बगल आप लोग लिखिएगा जीवाश्म ईंधन और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा सूर्य और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। जीवाश्म ईंधन से बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। जो जीवाश्म ईंधन होता है इससे बहुत ही अधिक प्रदूषण फैलता है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस होता है। जब इसे हम जलाते हैं तो बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषण निकलता है। इसमें देखिए सूर्य से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। सूर्य से जो ऊर्जा आता है उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, जबकि जो जीवाश्म ईंधन होता है इसे जलाने पर बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे। दूसरा अंतर है यह निरंतर ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। जो जीवाश्म ईंधन होता है यह निरंतर यानी लगातार ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है और इसमें देखिए यह निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। जो सूर्य होता है ये लगातार ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि जो जीवाश्म ईंधन होता है ये लगातार ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देखिए, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन में क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस होता है और जब ये एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः हम इसे नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन होता है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है और इसमें देखिए ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। जो सूर्य है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी आपके पास क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दो नंबर प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ क्या करता है कि अपने जो कम अभिक्रियाशील पदार्थ होता है उसको विस्थापित कर देता है, इसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा में पूछते रहता है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ क्या करता है कि अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु क्रम क्या है और इसके विभिन्न चरणों को लिखना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि धातु क्रम क्या है। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। तो धातु क्रम किसे कहते हैं? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातु क्रम कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके विभिन्न चरणों को लिखते हैं। तो यहां पर देखिए अब आगे हम लिखेंगे कि अयस्क से धातु प्राप्त करने की कई चरण हैं। पहला चरण देखिए अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अयस्क का सांद्रण करेंगे और दूसरा चरण में हम लोग क्या करेंगे कि सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी जो सांद्रित अयस्क रहेगा उसको क्या करेंगे? अब धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। और तीसरा चरण क्या होगा कि धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। जब धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा अयस्क तो क्या करेंगे? धातु के ऑक्साइड
ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण कर लेंगे। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। तो धातु क्रम क्या होता है बाबू, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही धातु क्रम कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की कई चरण हैं। यहां पे जो पहला चरण होता है, सबसे पहले हम अयस्क को सांद्रित करते हैं, सांद्रण करते हैं उसका। और दूसरा यहां पे जो चरण होता है वो क्या होता है कि सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना, यानी जो सांद्रित अयस्क होता है उसको धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना। और यहां पे तीसरा क्या होता है, तो धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना, यानी धातु के ऑक्साइड से क्या कर लेंगे, हम धातु का यहां पे प्राप्ति कर लेंगे। तो यही होता है धातु क्रम और इसके ये होते हैं विभिन्न चरण। तो ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि अब फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है और रोज आपके लिए हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है, फिर आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखना है, फिर विरंजक चूर्ण का आपको सूत्र लिखना है, और फिर विरंजक चूर्ण का कहां कहां उपयोग होता है ये आपको लिखना है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है ये कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक होता है। जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। और विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका सूत्र क्या है। आइए अब हम समझते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहां कहां पे करते हैं। तो यहां पे अब आपको लिखना पड़ेगा विरंजक चूर्ण का उपयोग। और यहां पे देखिए विरंजक चूर्ण का हम लोग पहला उपयोग कहां पे करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में करते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां पे करते हैं, तो जो जल में कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए करते हैं, यानी कीटनाशक के रूप में करते हैं। दूसरा देखिए कागज और कपड़ों के विरंजक के रूप में करते हैं। और दूसरा उपयोग कहां पे करते हैं, तो कागज और कपड़ों के विरंजक के रूप में करते हैं। और तीसरा उपयोग कहां पे करते हैं, तो क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं। और विरंजक चूर्ण का तीसरा उपयोग कहां पे करते हैं, तो क्लोरीन बनाने के लिए और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण क्या है बाबू, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। और जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसे आपको याद रखना है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, इसे आपको याद रखना है। और विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में करते हैं। दूसरा उपयोग हम लोग कागज एवं कपड़ों के विरंजक के रूप में करते हैं। और इसका तीसरा उपयोग क्लोरीन और यहां पे क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जितना भी हम आपको यहां पे गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आपको दिखाई देगा। और अगर आप लोग अभी बढ़िया से नहीं पढ़ पाइएगा तो परीक्षा में देखिए पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और जितना भी हम आपको यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो आपको एकदम 100% यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, 7 रंग होता है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंगों में क्या होता है, बढ़ जाता है, विभक्त हो जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर इन रंगों को किसी पर्दे पर उतार लिया जाए तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो जो 7 रंग में विभक्त हुआ रहता है उसको अगर किसी पर्दे पर हम उतार लें तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको काफी
काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एथेनॉल क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि एथेनॉल क्या है और एथेनॉल का आपको रासायनिक सूत्र भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एथेनॉल क्या है। तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, इसे पीने वाला एल्कोहल भी कहते हैं। तो यहां पे आपको पता चल गया होगा कि एथेनॉल क्या है। तो जो एथेनॉल होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है और जो एथेनॉल होता है इसे पीने वाला एल्कोहल भी कहते हैं। और जब हम शक्कर, माल्टोज या स्टार्च का किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। और एथेनॉल कब बनता है? तो जब हम शक्कर, माल्टोज या स्टार्च का किण्वन कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा एथेनॉल बनता है। और एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? तो यहां पर देखिए C2H5OH होता है, इसे आपको याद रखना है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है। तो यहां पे एक बार फिर से समझ लीजिए कि एथेनॉल क्या है। तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, इसे पीने वाला एल्कोहल भी कहते हैं। और जब हम शक्कर, माल्टोज या स्टार्च का किण्वन कराते हैं तो हमारा एथेनॉल बनता है। और एथेनॉल का यहां पे सूत्र क्या होता है बाबू? तो C2H5OH होता है, इसे आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि दृष्टि दोष क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं बाबू? तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी साफ कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। यह पूछा जाता है कि सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु अनंत होता है और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अब हम यहां पे समझेंगे कि जो दृष्टि दोष होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। अब यहां पे देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। थोड़ा सा ये उल्टा होता है, आपको समझना पड़ेगा। और यहां पे देखिए निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगी और इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? तो अवतल लेंस का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और निकट की यहां पे देखिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट और दूर दोनों यहां पे नहीं दिखाई देता है, ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की यहां पे वस्तु दिखाई देती है। तो इसके लिए हम यहां पे बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है यहां पे 4 नंबर अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में क्या होता है कि एक ही वस्तु कई जगहों पे दिखाई देती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिलेंड्रिक लेंस का यहां पे प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छी तरीके से कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष उसे कहते हैं कि नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु स्पष्ट यानी साफ दिखाई नहीं देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। और दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, यानी दोनों ही दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें उत्तल अवतल दोनों रहता है। और अबिंदुकता में क्या होता है? तो अबिंदुकता में एक ही वस्तु कई जगहों पे दिखाई देती है। तो इसके लिए सिलेंड्रिक लेंस का यहां पे प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का यहां पे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर।
8 नंबर प्रश्न है कि एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा का परिभाषा लिखना है, विभवांतर का परिभाषा लिखना है और आपको प्रतिरोध का परिभाषा लिखना है। तो आइए इसको हम एक एक करके लिखेंगे और बिल्कुल जैसे हम लिखें अगर वैसे आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है विद्युत धारा। अब यहाँ पे आपको विद्युत धारा का यहाँ पे परिभाषा लिखना है। तो विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। और एम्पीयर को किससे सूचित किया जाता है बाबू? तो जो एम्पीयर होता है इसे ए से सूचित किया जाता है। तो आपको विद्युत धारा आप समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा यहाँ पे देखिए विभवांतर बोला है, तो अब हम यहाँ पे विभवांतर का यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर किसे कहते हैं? तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। और वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है? भी से सूचित किया जाता है। अब हम यहाँ पे प्रतिरोध का यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे। तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो जो धारा के प्रवाह के विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और ओम को कैसे सूचित किया जाता है? तो ओम को ऐसे सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि एसआई मात्रक के साथ आपको विद्युत धारा का परिभाषा लिखना है, विभवांतर का परिभाषा लिखना है और प्रतिरोध का आपको परिभाषा लिखना है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। तो विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है और एम्पीयर को ए से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए विभवांतर, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। अगला यहां पे देखिए प्रतिरोध है। तो जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ओम को ऐसे सूचित किया जाता है। तो बिल्कुल जैसे हम आपको बताएं बिल्कुल आप लोग वैसे वैसे लिख देते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और अगर आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो यहाँ पे क्लास खत्म होता है आपका। और जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।